तशद्दुद का निशाना बनाया जाए और फिर उसके बाद उसको उसके दोनों हाथों को हथकड़ियाँ लगा के जो है ये उसको अदालत में पेश किया जाए। यानी उसे अदालत में पेश करने से पहले दोनों हाथों को हथकड़ियाँ लगाई जाएं। ये वज़ीर आज़म की मीटिंग का हुक्म है जिसको इस्लामाबाद पुलिस ने जो है वो इम्प्लीमेंट किया। कल वज़ीर आज़म ने जो मंडी बहाउद्दीन में तकरीर की है, पूरी कौम जो है वो इस यानी परेशानी में है कि ये मुल्क जो है ये किस तरफ जाएगा, जिसका वज़ीर आज़म उसका हाल ये है कि वो वहाँ पे तलंगों और लफंगों की तरह, जिस तरह से कोई जो है वो कन टुटा अपने महल्ले में जो है वो अपने मुखालफीन को मुखातब करता है और अपने मुखालफीन को जो है वो गालियाँ देता है, इस तरह से वो कल गालियाँ दे रहा था अपने मुखालफीन को या अपोजिशन को और दूसरी सियासी जमातों को, दूसरे सियासी रहनुमाओं को। उनके ख़िलाफ़ जिस किस्म के अल्फाज वो इस्तेमाल कर रहा था, आप मुझे बताएं कि जब मुल्क का वज़ीर आज़म जो है उसका लेवल ये होगा तो फिर उसके बाद क्या सूरत हाल होगी। वो बुखलाया हुआ है और उसकी वजह ये है कि उसका एक ही माटो था, घटिया इंतकाम, और वो उसका इंतकाम जो है वो इस वक्त बिल्कुल जो है वो नाकाम हो चुका है। आज आप देख लें कि ये मैं कोई मेरा ख्याल है 50-60 पेशियाँ जो है वो भुगत चुका हूँ। इल्ज़ाम मेरे ऊपर उसने ये लगाया कि एक नेट है, एक नेटवर्क है कि पूरी दुनिया में मैं जो है वो हीरोइन सप्लाई करता हूँ। 2.5 साल हो गए हैं, वो इतना नेटवर्क जो अफ़गानिस्तान से लेके पाकिस्तान तक और पाकिस्तान से आगे पूरी दुनिया में फैला हुआ है, उसका कोई दूसरा आदमी नहीं जो सामने ला सके कि वो इतने बड़े नेटवर्क का कोई दूसरा आदमी जो है वो कौन है। और उस वक्त भी ये ख़ुद मीटिंग करता रहा, उस वक्त भी बाकायदा इसकी तस्वीर जो हैं वो पब्लिक हुई कि वज़ीर आज़म साहब बैठे हैं और इनके सामने शहरयार अफरीदी बैठा है, फ़िरदौस आशिक अवान बैठी हैं और डीजी नारकोटिक्स बैठा है और उनको पेपर पकड़ के ये बता रहा है कि आपने जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है और इस तरह से इल्ज़ामात लगाने हैं। मियाँ शहबाज शरीफ के मतलब ख़ुद वहाँ पे जो है वो उनके केस के मतलब जो है वो गुफ्तगू करता है, जबकि अदालतों में कोई सबूत पेश नहीं कर सके। मियाँ शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जितने सबूत इन्होंने इकट्ठे करके बाहर भेजे थे मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लक, वो NCA ने, जो कि एक इंटरनेशनल क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है जिसकी एक क्रेडिबिलिटी है पूरी दुनिया में, उन्होंने जो है वो उसे क्लियर कर दिया है कि इनके ख़िलाफ़ कोई मनी लॉन्ड्रिंग का जो है वो इल्ज़ाम नहीं है। और नैब में नैब जो है वो नाकाम हुई है। नैब के केसेस में जो है वो उनकी बेल हुई। नैब के लोग जब हाई कोर्ट में पेश हुए तो उन्होंने ख़ुद कहा कि जी करप्शन का तो कोई इल्ज़ाम ही नहीं है हमारी तरफ से मियाँ शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़। अब नैब से नाकामी के बाद अब FIA को मुतहर्रिक किया हुआ है, एंटी करप्शन को मुतहर्रिक किया हुआ है। तो ये इस तरह से कोई चीज़ पिछले 3.5-4 साल में ये साबित नहीं कर सके, ना कोई इल्ज़ाम जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ साबित कर सके। हमज़ा शहबाज को 2 साल जेल में रखने के बावजूद कोई चीज़ साबित नहीं कर सके। मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ अब हाई कोर्ट पूछ रहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रहा है नैब को कि जनाब लाएँ, इन सवालों का जवाब लाएँ। अब भागे फिर रहे हैं और कभी कहते हैं जी हमें 1 हफ़्ते की जो है वो डेट दे दें, कभी 4 हफ़्ते की डेट। और अब वहाँ पे एक प्रोसिक्यूटर एक ऐसे यानी बंदे को मुकर्रर किया है जो बद अखलाकी और बदज़ुबानी में जो है वो एक अपना नाम रखता है। अब उसको जो है वहाँ पे स्पेशल प्रोसिक्यूटर मुकर्रर किया है ताकि वो वहाँ पे जाके वो प्रोपेगेंडा करे और वो गाली गलौज करे जो ये अपने लोगों से करवाने का आदी है। पिछले 4 साल में मासवाए प्रोपेगेंडा के, मासवाए अपने जो है वो मुखालफिन को ललकारने के, मासवाए अपोजिशन के ख़िलाफ़ मुकदमे बनाने के, इस बंदे ने कोई काम नहीं किया। कोई इसका विजन नहीं है, कोई इसकी पॉलिसी नहीं है, कोई इसको मुल्क की खैर खाई जो है वो मतलूब नहीं है। और यही वजह है कि एक ऐसे बंदे के मुसल्लत होने की वजह से मुल्क में इस वक्त सूरत हाल जो है वो ये है कि ना कोई लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, ना कोई जो है वो
डिलीवरी है, ना कोई गवर्नेंस है, ना कोई परफॉर्मेंस है, और मुल्क जो है वो दिन ब दिन जो है वो इंतहाई जो है वो गिरावट में और नुकसान में जा रहा है। और हमें ये ख़दशा है कि अगर इसको इसी तरह से और वक्त मिला तो ये मुल्क को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाएगा। इसलिए अपोजिशन जो है वो भरपूर कोशिश कर रही है, लॉन्ग मार्च भी का ऑप्शन भी अपना रही है, एहतजाज भी हम करेंगे, और उसके अलावा अदम एतमाद भी इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि अवाम की दुआओं से जो है वो अदम एतमाद भी कामयाब होगा, और ये एक नाअहल और नालायक टोला जो इस मुल्क पे मुसल्लत है उससे निजात मिलेगी। देखिए, जहाँ तक नंबर्स का तल्लक है, आप मुझे बताएं कि इनके पास जो इन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया है वज़ीर आज़म ने, एक दफ़ा 176 वोट थे और एक दफ़ा जो है वो 178 वोट थे, यानी 172 का कट ऑफ फिगर है, यानी टोटल वहाँ पे बैलेंस जो है वो 6 वोट का है। और अगर 7 या 8 लोग जो हैं इनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद का इजहार कर दें तो फिर आप मुझे बताएं कि इनका वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कहाँ जाता है। यही सूरत हाल जो है वो 14 या 15 वोटों की जो है वो यहाँ पंजाब असम्बली में है। तो इनके अपने लोग जो हैं, इनके अपने लोग इनसे इतने तंग हैं, और वो अगला इलेक्शन इनके साथ लड़ना चाहते हैं, ना वो अगली सियासत इनके साथ करना चाहती है। ये गाली गलोच ब्रिगेड के अलावा बाकी इनके कारकुन भी इनको छोड़ चुके हैं। आप मुझे बताएं कि कल जो उन्होंने मंडी बहाउद्दीन में जलसा किया है, क्या वो तहरीक इंसाफ का जलसा था? तहरीक इंसाफ का जलसा जो है वो आपने जलसे देखे हुए हैं इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के दौरान? अब आप PMLN के जलसे आपने जो है वो देखे हैं। पिछले महीने 2 महीने पहले फैसलाबाद में मरीम नवाज साहबा का जलसा हुआ था। तो ये सियासी जमात का जलसा नहीं था, वो वही सरकारी मशीनरी का जलसा था जो ये मंडी बहाउद्दीन में किया, और सिर्फ इसने एक अपॉर्चुनिटी सी की कि अपोजिशन को जो है वो वहाँ पे आके जो है वो गालियाँ दे। तो इसलिए जितना नंबर बैलेंस करने के लिए या इनके वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को जो है वो अबॉलिश करने के लिए दरकार है, उससे ज़्यादा लोग, इनके अपने लोग जो हैं वो इनको छोड़ने को तैयार हैं, और हमारे साथ राब्ते में भी हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जब हम कंफर्टेबल जोन में जाएंगे और हमारी जो लीडरशिप है PMLN की और दूसरी अपोजिशन जमातों की, जब वो फैसला करेगी तो ये सारी चीज़ें जो हैं कि पंजाब में पहले या मरकज़ में, इसके मतलब जो है वो फैसला उस वक्त किया जाएगा। देखिए, ये चीज़ें जो हैं ये फिर अगर हम आज ही इन चीज़ों को जो है वो ओपन कर दें तो उससे फिर जो है वो इस मूव को नुकसान पहुंचने का एहतमाल है। जो लोग हमारे साथ हैं वो हमारे साथ हैं, जो उनकी हमारे साथ बातें हुई हैं वो बातें जो हैं वो अगर उन्होंने उन चीज़ों को बाद में प्रेस के सामने आके और तरह से किया है तो हमें इस बात से जो है वो गिला नहीं है। हमारे साथ उनके अलाइज की बात भी चल रही है और हमें वहाँ पे भी हमें पूरा ट्रस्ट है। आप मुझे बताएं कि ये कहते थे कि जी अपोजिशन के पास तो है ही कुछ नहीं जी, अपोजिशन तो ऐसे बातें कर रही है जी, हम तो बड़े कंफर्टेबल हैं, हमें तो कोई ख़तरा नहीं है। तो अगर ये सारा कुछ था तो फिर ये आप वजारतें क्यों बांटने लगे हैं? अब ये एक एक हलके में 2-2, 3-3 अरब रुपए की डेवलपमेंट फंड्स जिन लोगों को ने बुलाया और उनको वो क्यों दिए? तो इससे साबित होता है कि जो ये कह रहे थे वो गलत है, जो हम कह रहे हैं वो अल्लाह के फजल से ठीक है, और आवाम की दुआएं भी हैं। हर तरफ, हर जगह पे जहाँ भी हम जाते हैं लोग यही कहते हैं कि इरान को कदों जान छुड़ाओ, इरान को जान छुड़ाओ। इस वक्त ये हालत है पूरे मुल्क की। तो इंशाअल्लाह ताला आवाम की दुआओं से इंशाअल्लाह अदम एतमाद की तहरीक जो है वो भी कामयाब होगी। जी बिल्कुल नहीं, हम किसी अंपायर की उंगली की तरफ नहीं देख रहे। हाँ, ये हमारा मुतालबा ज़रूर है और हम ये चाहते हैं, ये हमारी सियासत है, ये हमारा मकसद है कि किसी अंपायर की उंगली नहीं होनी चाहिए। किसी अंपायर को मुल्क के सियासी मामलात में मुखल नहीं होना चाहिए। सियासत जो है वो सियासी जमातों का काम है, सियासतदानों का काम है,
باقی جس کا جو کام ہے، جس کو جو آئین جو ہے وہ جس طرح سے اختیارات تفویض کرتا ہے، انہیں اپنی آئینی حدود میں سیاسی جماعتوں کو بھی، پارلیمنٹ کو بھی، عدلیہ کو بھی اور باقی اداروں کو بھی جو ہے آئینی حدود میں کام کرنا چاہیے۔ آئین کے اوپر عمل کرنے سے ہی ملک آگے بڑھے گا۔ اگر ملک جو ہے وہ آج اس نہج کو پہنچا ہے، اگر اس قسم کے نالائق نااہل لوگ ملک کے اوپر مسلط ہوئے ہیں، تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آئین کے اوپر عمل نہیں ہوا۔ اگر آئین کے اوپر عمل ہو تو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا کہ نظام کون سا ہے، یہ پارلیمانی ہے، صدارتی ہے یا کوئی اور ہے، نظام سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آئین کے اوپر عمل کیا جائے اور تمام ادارے، تمام جو ہے وہ سیگمنٹ آف سوسائٹی آئینی حدود میں رہ کے اپنی ذمہ داریاں نبھائیں تو ملک جو ہے وہ بالکل ترقی کر سکتا ہے۔ اگر ہمارے ملک میں بھی ایسا ہوتا تو ہم آج جو ہے وہ بہت آگے ہوتے، اور ہماری اس پستی کی وجہ، ہمارے اس جو ہے وہ برے حال کی وجہ جو ہے بنیادی طور پہ یہی ہے کہ آئین کے اوپر عمل نہیں ہوا۔ تھینک یو۔